डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हर रोज की तरह आज भी मैं स्कूल से घर की तरफ आ रहा था। थोड़ी थोड़ी धुंध घिरी हुई थी। भले ही वक्त दिन का था, लेकिन ये रास्ता ऐसा ही है। दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, ऊपर से जैसे छतरी सी बनी हुई है। दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे आप सड़क पर नहीं जा रहे, किसी गुफा के अंदर जा रहे हैं। और मुझे लगभग 500 मीटर ऐसे हर रोज चलना पड़ता है। वक्त दोपहर के 2-3 बजे का हो या शाम के 6-7 बजे का, एक जैसा एहसास होता है। और रास्ते में आने वाला ये कब्रिस्तान हर रोज मुझे डरा ही देता है। और मुझे आज लग रहा था आज नहीं डरूंगा मैं, आज बड़ी आसानी से गुजर जाऊंगा। लेकिन हर बार की तरह आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जो भी कोशिश कर लूं यहां से बिना डरे निकलने की, लेकिन डर लगता ही है। पता नहीं कौन सा जादू है इस कब्रिस्तान में जो मुझे डरा ही देता है। और वैसी ही फुसफुसाहट की आवाजें। इस कब्रिस्तान के अंदर जाना कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि इसकी डरावनी डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं, शायद बच्चों को डराने के लिए ही। मैं भी तो एक छोटा बच्चा ही हूं। मेरा नाम हैरी है और मेरी उम्र 17 साल है। बच्चा ही तो हूं। मैं अभी भी खुद को बच्चा मानता हूं और छोटे बच्चों के साथ खेलना पसंद करता हूं। लेकिन यहां से गुजरते वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अजीब सा एहसास है। बच्चों की तरह डरता हूं। फुसफुसाहट की ये आवाज़ें मैंने हजारों बार सुनी है। इस कब्रिस्तान के अंदर से ये आवाज़ें तभी आना शुरू हो जाती हैं जब मैं यहां से गुजर रहा होता हूं। जैसे कोई हल्की सी आवाज़ से मुझे पुकार रहा होता है और मैं भागना शुरू कर देता हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं अपने पिता की बात मानता हूं कि जो चीज़ हमें डराए उससे निपटने की कोशिश करो, उससे लड़ने की कोशिश करो। और अब भी मैं ऐसा ही करना चाहता था। रुक गया मैं, उस कब्रिस्तान की तरफ देखने लगा। थोड़ी थोड़ी धुंध घिरी हुई थी, जिस कारण थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। वक्त दोपहर का था, लेकिन बताया ना आपको, गुफा की तरह पेड़ लगे हुए हैं। एक तरफ हल्की सी धूप नजर आती है और मुझे लगा ये फुसफुसाहट की आवाजें बंद हो चुकी हैं। लेकिन वो फुसफुसाहट की आवाजें सिर्फ कुछ समय के लिए बंद हुई थीं। फिर एक झटके में वो आवाज बढ़ने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो और धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा हो। बस इतना ही हौसला था मेरे अंदर। मैंने भागना शुरू कर दिया, जैसे मैं हमेशा करता हूं। भागता हुआ जब घर पहुंचा, हमेशा की तरह अपने पिता को बताया मैंने, पिताजी आज फिर से आवाजें आ रही थी। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? उस कब्रिस्तान में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो रहस्यमय है, जो भूतिया है। और मेरे पिता ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दिया, भूतों से डरते हो, ऐसी चीजों से डरते हो जो मौजूद ही नहीं है। चलो मान लिया वो मौजूद भी हैं, तो हमसे डरकर ऐसे भूत प्रेत छिपकर अंधेरे में क्यों रहते हैं? कमजोर हैं वो, कमजोरों से लड़ो। कमजोर तुम्हें परेशान नहीं कर सकते, तुम कमजोरों को परेशान कर सकते हो। सीखो। और मैं किसी इंसान को परेशान करने के लिए नहीं कह रहा। वो भूत प्रेत है ना, मैं मानता हूं मौजूद नहीं है, तुम मानते हो मौजूद हैं, तो उनसे लड़ो। डर क्यों रहे हो? तुम हर बार डरकर भाग क्यों जाते हो? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? वो तुम्हारे दिमाग से खेलते हैं। ये आवाजें मौजूद नहीं है। पत्तों से निकलने वाली आवाज कभी कभी सीटी जैसी लगती है। पेड़ों के पास से गुजरने वाली आवाज कभी कभी फुसफुसाहट जैसी लगती है। कुछ भी मौजूद नहीं है उस कब्रिस्तान में। यह तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। हर बार की तरह मेरे पिता ने फिर से मुझे समझाया, लेकिन मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। आज रात भी हमेशा की तरह मैं सोच रहा था, मेरे पिता मेरी बात क्यों नहीं मानते और मेरी माँ भी मेरी बात समझती क्यों नहीं।
मेरी माँ हमेशा कह देती है, जो तुम्हारे पिता कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। आज भी अपने बेडरूम में रो रहा था। उम्र मेरी 17 साल थी, लेकिन बच्चों की तरह रो रहा था। मेरा मानना था हमारे अंदर एक बच्चा है, उसे कभी मरने देना नहीं चाहिए। मेरी उम्र बढ़ जाएगी, बाल सफ़ेद आ जाएंगे, तब भी बच्चों जैसी हरकतें करूंगा मैं। लेकिन कभी कभी मायूसी होती है। दिल कमज़ोर क्यों है मेरा? क्या मेरे साथ हमेशा ऐसा होता ही रहेगा? अंधेरे से क्यों डर जाता हूं मैं? फुसफुसाहट की आवाज़ें कहीं पास से आ रही हों, मुझे लगता है ये किसी भूत प्रेत की आवाज़ है। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? फिर से इस रात में ये सब सोचता रहा और कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह फिर से स्कूल की तरफ जाना था और उसी रास्ते से। स्कूल से घर आने का एक ही रास्ता है, उस कब्रिस्तान के सामने से गुजर कर जाना। लेकिन सुबह सुबह भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि डर बिल्कुल नहीं लगता। तो उसी भीड़ में शामिल होकर जब बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं, शरारतें कर रहे होते हैं, उस कब्रिस्तान के अंदर की वो फुसफुसाहट मुझे सुनाई नहीं देती। इसी तरह फिर से भीड़ का हिस्सा बनकर मैं स्कूल पहुंच चुका था और सामने खड़ा मेरा दोस्त गैरी। हमारी जोड़ी इस स्कूल में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। हैरी और गैरी दोनों भाइयों की तरह रहते हैं। और गैरी इस बार मेरे पास आया और कहने लगा, तूने हिम्मत से लड़ाई की ना? तू कह रहा था तू रुकेगा, तू सामना करेगा और कब्रिस्तान के अंदर जाकर देखेगा भी। आखिर कौन तुझे डराने की कोशिश करता है? बता, कल तूने कोशिश की? मैंने नज़र नीचे झुका ली और कहा, नहीं है मुझ में हिम्मत, नहीं है। मैं बातें तो कर सकता हूँ, खुद के अंदर वो ताकत पैदा तो कर सकता हूँ, लेकिन समय आने पर वो ताकत कहाँ चली जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। फिर गैरी ने कहा, तो डरता क्यों है? मुझे भी कभी कभी डर लगता है, ये तो आम बात है। हम बच्चे हैं ना, बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। देखना, अगले 5 से 7 सालों में हम जब बड़े मर्द बन जाएंगे ना, तब हमें ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। वैसे भी तेरा जन्मदिन काफ़ी करीब आ रहा है। तू 18 साल का होने वाला है, बालिग होने वाला है। और देखना, जब तू 18 साल का हो जाएगा ना, डर तेरे अंदर से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्लास में भी बैठे हुए हम इसी टॉपिक पर बात किए जा रहे थे। फिर गैरी ने कहा, देख, मैं पुरानी नॉवल घर लेकर आता हूँ, भूतों की कहानियाँ सुनता हूँ और पुराने अर्बन लेजेंड की जानकारी ढूंढ ढूंढ कर निकालता रहता हूँ। मेरी बात मान, इतिहास में हमारे शहर में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, मुझे लगता है हमारे शहर पर बड़ी आफत आने वाली है। पता नहीं क्यों मुझे लगता ही रहता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे शैतान रहते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं लगता। और उस कब्रिस्तान के पास से ज़्यादा रुकने की कोशिश मत करना, तो भाग कर निकल जाया कर। मुझे लगता है वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो हमें नुकसान पहुँचा सकता है, तो भाग लिया कर। आज फिर से मेरे दोस्त ने डरा दिया। सुबह सुबह बड़ी अच्छी बातें करता है, लेकिन जब क्लास खत्म होने वाली होती है उसकी बातें बदल जाती हैं। रात को उसे भूतिया फिल्में देखना पसंद है, पुरानी चीज़ों पर रिसर्च करना पसंद है। ऐसे अर्बन लेजेंड वो पढ़ता ही रहता है। और पता नहीं क्यों जब छुट्टी होने वाली होती है, उन अर्बन लेजेंड के बारे में मुझे जानकारी देने लगता है। मैं पहले से डरपोक हूँ, मुझे और ज़्यादा डराने लगता है। और आज फिर से वैसा ही हुआ था। लेकिन आज मैंने ठान लिया था, भागने में क्या बुराई है। वहाँ से भागकर निकल जाऊँगा। पैरों की आवाज़ इतनी तेज़ होगी कि मुझे फुसफुसाहट की वो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इतने सालों से वो आवाज़ें मैं सुनता आ रहा हूँ, अब भी डर लगता है, हमेशा डर लगता रहेगा। मुझे भागकर निकल जाना चाहिए और मैंने ऐसा ही किया। हिम्मत मेरे अंदर थी, लेकिन मैं रुका नहीं। भागकर उस कब्रिस्तान के आगे से निकल गया और आगे काफ़ी कम पेड़ थे, वहाँ पर रोशनी भी काफ़ी ज़्यादा थी। वहाँ पहुँचते ही मुझे लगा पीछे जो भी ताकत थी, शैतानी ताकत, मुझे कोई नुकसान पहुँचा नहीं पाई। हर बार की तरह घर पहुँचकर अपने पिता की आंखों की तरफ देख रहा और मेरे पिता मुझसे सुनना चाहते थे कि आज मैंने उस कब्रिस्तान के आगे से कैसे निकलकर उससे लड़ाई की। लेकिन मैंने अपने पिता को कह दिया, देखिए पिताजी, अब कुछ समय रह गया है, मेरे एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो मेरा ध्यान पढ़ाई की तरफ होना चाहिए, कब्रिस्तान की तरफ नहीं होना चाहिए। मैं भागकर वहाँ से निकल आया। मेरे पिता मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बेटा देख, तू 17 साल का हो गया है। अगर अब तू उन अंधविश्वासों से नहीं लड़ाना, भविष्य में कभी नहीं लड़ पाएगा। लेकिन मैं भागकर अपने बेडरूम में आ चुका था। आज दिन अच्छा था, मुझे कोई डरावनी चीज़ नज़र नहीं आई,
कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी तो मुझे बड़ी अच्छी नींद आएगी, ये सोचता हुआ मैं बेड पर लेटा हुआ वो पुरानी रोमांटिक नॉवल पढ़ना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे मैं नॉवल पढ़ता गया, ये नई नॉवल थी और बताया जाता है कि ये एक रोमांटिक कहानी है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे डरा रही, तो मैंने उस नॉवल को ना पढ़ना ही सही समझा। अगले दिन जब मैं स्कूल गया, गैरी आज स्कूल नहीं आया था और मैंने सोच लिया, अरे यार उसने तो कुछ बताया भी नहीं, मुझे लगता है बीमार होगा। ऐसा करता हूँ क्लास बंक करके उसके घर जाकर आता हूँ, देख कर आता हूँ बीमार तो नहीं। मैंने ऐसा ही किया, क्लास बंक की, उसी कब्रिस्तान के आगे से भागता हुआ निकल गया। जैसे ही उसके घर पहुंचा, वहां घर में काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई। गैरी की मां कह रही थी गैरी घर पहुंचा ही नहीं, पता नहीं कहां चला गया। पुलिस भी वहां थी, यानी गैरी घर से भाग गया या किसी ने किडनैप कर लिया। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे और अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसा होता रहा। गैरी को ढूंढने की कवायद पूरे शहर में जारी थी, लेकिन वो कहां गया किसी को नहीं पता। रात को बेडरूम में था और सुबह जब बेडरूम की तरफ उसकी मां आई, गैरी वहां मौजूद नहीं था। पहले मां को लगा बाहर गया होगा, लेकिन सारा सामान वहीं का वहीं था। मां ने स्कूल में फोन लगाकर पूछा था तो पता लगा स्कूल में तो गैरी आया ही नहीं, तो कहां गया। और 4 दिन बीत चुके थे, अब तक गैरी का नामो निशान नहीं था और मुझे लगने लगा उसके साथ कुछ बुरा हो गया है। और एक ही दिन पहले उसने कहा था एक बड़ी कयामत हमारे शहर पर आने वाली है। किसी पुराने अर्बन लेजेंड के बारे में उसने जानकारी जुटाई थी। कुछ ऐसा तो पता नहीं कर लिया जो आम इंसानों को पता नहीं होना चाहिए। डरावनी कहानियों में यही बताया जाता है ना, जब हमें सच का पता चल जाता है तो हमें रोकने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें पीछे आने लगती हैं। ये गैरी कहा करता था। अब क्या करूं, उसे ढूंढने की कोशिश मैं कैसे करूं जो सब कर रहे हैं। दोस्तों के पास उसकी मां जा रही है, उसके पिता पुलिस के साथ आसपास के इलाकों में घुमा करते हैं और मैं अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश कहां से शुरू करूं। स्कूल में ही करता हूं। कुछ बच्चों से पूछा, लेकिन सबका यही कहना था मुझसे ज्यादा गैरी के बारे में कोई और नहीं जान सकता। और किसी ने भी एक दिन पहले गैरी को नहीं देखा, वो मेरे साथ ही घर की तरफ आया था। फिर क्या, जैसे ही स्कूल से छुट्टी हुई, बड़ा निराश था मैं। भागने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। जैसे ही उस कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा, आज पहली बार मेरे अंदर गुस्सा था। हमेशा मैं डरा करता था, लड़ने की कोशिश करता था। आज अंदर गुस्सा भरा हुआ और जैसे ही वो फुसफुसाहट की आवाज आई, मैंने एक पत्थर उठाया और घुमाकर उस कब्रिस्तान के अंदर मारा। उसके बाद वो फुसफुसाहट की आवाजें बंद हो गईं। लेकिन जैसे ही मैं दूसरा पत्थर उठाने वाला था, गाली देकर कहने वाला था कि तू जो भी है इतने समय से मुझे परेशान क्यों करता रहता है, मैंने वो पत्थर पत्तों के बीच से उठाया और नीचे छोटी टॉर्च पड़ी हुई थी। ये गैरी की टॉर्च है जो वो हमेशा बैग में रखता है। जैसे ही उस टॉर्च को मैंने हाथ में लिया, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे गैरी की टॉर्च, गैरी की टॉर्च। मुझे लगता है गैरी इस कब्रिस्तान में गया होगा। मुझे पुलिस को बताना होगा या मैं खुद देख कर आऊं। मैं जल्दी से पुलिस स्टेशन गया और टॉर्च के बारे में बताने लगा, लेकिन पुलिस वाले कह रहे थे, क्या तुम्हें पक्का है ये गैरी की ही टॉर्च है? मैंने कहा जी। वो एक सस्ती वाली टॉर्च थी जो गैरी ने एक मेले से खरीदी थी, लेकिन पुलिस वालों का कहना था कि ऐसी तो कई टॉर्च होती हैं, कहीं पत्तों में एक टॉर्च का मिल जाना इस तरफ संकेत नहीं देता कि कब्रिस्तान में गैरी गया होगा। लेकिन फिर भी वो तफ्तीश के लिए कब्रिस्तान में जाएंगे, ये उन्होंने कहा था। गए या नहीं गए इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन 5 दिनों तक गैरी के बारे में कोई जानकारी जुटा नहीं पाया। हर रोज मैं गैरी के घर जाता और उसकी मायूस मां का चेहरा देखकर मेरा चेहरा भी उतर जाता। लेकिन आज सुबह के वक्त उसी भीड़ में मेरी हिम्मत इतनी ज्यादा बड़ी हुई, मुझे लगा आगे वाले गेट को फांद कर कब्रिस्तान के अंदर जाता हूं ना। यहाँ गुफा सी बनी हुई है पेड़ों की, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, लेकिन कब्रिस्तान में पूरी तरह से धूप निकली हुई है। मैं जल्दी से जाकर देख कर आता हूँ और सुबह सुबह कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इतनी तो भीड़ है, चीखना शुरू कर दूंगा। फिर क्या था, जैसे ही गेट फांद कर
मैं दूसरी तरफ पहुंचा। कब्रिस्तान में कई कब्रें थीं, पत्थरों की कब्रें और मिट्टी वाली कब्रें। चलते चलते ढूंढ रहा था कुछ ऐसा जो मुझे इशारा कर दे कि मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ है, और इशारा मुझे मिला। पीछे वाली वो नई कब्र जिसके ऊपर अजीब से निशान बने हुए, जैसे पत्थर से जानबूझकर किसी ने खुरच खुरच कर कुछ बनाया हो। ये तो वही निशान है। गैरी ये निशान बनाया करता था अपनी नोटबुक पर भी। वो कहा करता था ये एक शैतानी निशान है। जब कोई मेरी नोटबुक को खोलेगा इस निशान को देखकर समझ जाएगा ये किताब एक शापित किताब है। ये वही निशान था, ये गैरी ने बनाया था, साफ पता चल रहा। और नीचे पड़ा हुआ वो कागज का टुकड़ा, ये उस नोटबुक का कागज था जो गैरी की थी। पहचानता हूं, लेकिन किसी के सामने ये बता नहीं सकता था। कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन इतना पता चल गया मुझे, गैरी यहां पर जरूर आया था, क्योंकि उसने हमेशा कहा है कि मैं कभी कब्रिस्तान में गया ही नहीं। हो सकता है उस सुबह वो कब्रिस्तान आया हो, लेकिन क्या करने के लिए आया था? ये निशान क्यों बनाया? टॉर्च बाहर कैसे गिर गई? क्या उसे किसी ने नुकसान पहुंचाया? क्या वो इंसान ही था जिसने नुकसान पहुंचाया, या कोई ऐसी शैतानी ताकत? घर आकर मैंने अपने पिता को यह सब बताया, और मैं अपने पिता को यह समझाना चाहता था कि गैरी के साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ है और उस कब्रिस्तान में कुछ न कुछ ऐसा जरूर मौजूद है। लेकिन जब मेरे पिता का मैंने चेहरा देखा, मेरे पिता का चेहरा पूरी तरह से जैसे पीला पड़ गया था। वो हमेशा कहा करते थे कि ऐसी चीजों से कभी नहीं डरना चाहिए, लेकिन वो ये भी कहते थे कि उस कब्रिस्तान के अंदर मत जाना, ऐसी जगहों के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन डरना भी नहीं चाहिए। मैं अंदर जाकर आया हूं तो मेरे पिता का उतरा हुआ इस तरह का चेहरा देखा नहीं जा रहा था। मेरे पिता ने मुझे एक ही बात कही, तुम्हें उस कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाना चाहिए था। मैंने अपने पिता को कहा, पिताजी कोई बात नहीं, आप कहा करते थे ना डर को एक बार खत्म कर दो, तो मैं उस कब्रिस्तान में चला गया। अब मुझे वहां से डर नहीं लग रहा। लेकिन पिता बस एक ही बात कहे जा रहे थे कि तुम्हें उस कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाना चाहिए था। वो एक सोफे पर बैठे बहुत ज्यादा चिंता में पड़ चुके थे, और मैं अपने बेडरूम में चला गया। ऐसा लग रहा था मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो, लेकिन मेरे पिता ऐसा क्या जानते हैं जो मुझसे छिपा रहे हैं, और क्या मुझे भी उसकी जानकारी होनी चाहिए? लेकिन मेरा दोस्त कहाँ गया? मैं अपने दोस्त को वापस लाना चाहता था, लेकिन मेरे पिता भी मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। कोई और क्या ही समझेगा। लेकिन 11 बजे तक जब मुझे नींद नहीं आई, मुझे लगा मुझे पिता से बात करनी चाहिए। वो बैठे होंगे स्टडी रूम में, कोई ना कोई किताब पढ़ रहे होंगे, उनसे बात करके आता हूँ। लेकिन जब मैं स्टडी रूम में पहुंचा, सामने एक किताब खुली पड़ी थी, लेकिन मेरे पिता वहां पर मौजूद नहीं थे। खिड़की से मैंने बाहर देखा तो मेरे पिता बाहर टहल रहे थे, लेकिन मेरी नज़र जब उस किताब पर पड़ी, उस किताब का टाइटल था शिकार और शिकारी, और उसके अंदर अजीब अजीब भयानक भयानक स्केचेस बने हुए थे। मैप बना हुआ था हमारे इस शहर का, लेकिन साधारण मैप नहीं था। हमारे शहर के नीचे अंडरग्राउंड टनल्स भी हैं, उसकी जानकारी भी उस मैप में थी। और मेरे पिता ने जैसे अपने हाथ से वो स्केचेस बनाए हों, जो चारों तरफ रखे हुए थे, और नीचे साइन भी मेरे पिता के ही थे। तो मैं सोचने लगा, मेरे पिता ऐसी तस्वीरें भी बनाते हैं, और ये शिकार और शिकारी, आखिर इस किताब का क्या महत्व है? मैं देखता गया, और हर एक पन्ने पर एक अलग तरह के शिकारी की जानकारी थी। शिकार करने वाले ऐसे भयानक प्रेत जो जिंदा नहीं हैं, उनकी जानकारी थी। लेकिन मेरे पिता ऐसी किताब क्यों पढ़ रहे होंगे जिस पर वो यकीन नहीं करते? मेरे पिता जल्दी से घर की तरफ वापस आ रहे थे। मैं इस कमरे में था जिसमें काफी ज्यादा अंधेरा था, तो मेरे पिता मुझे अंदर देख नहीं पाए, लेकिन मैं जल्दी से निकला और अपने बेडरूम में पहुंच गया। घबराया हुआ था, मुझे लग रहा था कुछ ऐसी बात तो है जो मुझे अब तक बताई नहीं गई है,
और यकीनन इस शहर की और जानकारी मुझे जुटानी होगी जो मेरा दोस्त गैरी कर रहा था। अगले दिन मैं सीधा गैरी के घर पहुंचा। गैरी की माँ मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थीं क्योंकि मैं आमतौर पर यहाँ आता ही रहता था, लेकिन गैरी के खो जाने के बाद मैं दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आया। लेकिन अब लग रहा था जैसे गैरी के कमरे को एक बार खंगाल लूं। वो किस पर रिसर्च कर रहा था? आखिर उसने कुछ ऐसा तो नहीं जान लिया जो किसी साधारण इंसान को नहीं जानना चाहिए। गैरी की माँ से कुछ समय बात करने के बाद मैंने उन्हें कहा, क्या मैं गैरी के कमरे में जा सकता हूँ? मुझे अपने दोस्त की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। उन्होंने हाँ कर दी। उसके बाद मैं गैरी के कमरे में गया और वहाँ पर नीचे वाले उस बक्से में छिपाकर गैरी ने वो फाइल्स रखी थी जो किसी और को वो दिखाना नहीं चाहता था। हर बार उस बक्से की वो सफाई कर दिया करता था, लेकिन मुझे पता था वो बक्से को कहाँ छिपाता है। और जैसे ही मैंने उस बक्से को खोला, उसमें भी वैसी ही जानकारी थी जैसी किताब मेरे पिता पढ़ रहे थे, लेकिन गैरी ने कुछ और भी ढूंढ निकाला था। एक पुराना अखबार का टुकड़ा जिसमें 100 साल पहले की जानकारी दी गई थी। 100 साल पहले हारल्ड नाम का एक मेयर हमारे इस शहर को चलाता था, लेकिन कहते हैं वो शैतानी शक्तियों को बलि दिया करता था, इसीलिए वो अचानक गायब हो गया। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन कहते हैं वो आज भी यहाँ पर मौजूद है और शैतानी शक्तियों को आज भी बलि देता है। ये मेरे दोस्त ने ढूंढ निकाला है कि हारल्ड पुराना मेयर 100 साल बाद भी जिंदा है क्या? ये ढूंढने के बाद उसके साथ कुछ हुआ होगा, लेकिन आखिर इससे आगे क्या हुआ होगा? मेरा दोस्त कहाँ गया? कमरे के अंदर था, खिड़की से बाहर गया या दरवाजा खोलकर बाहर गया? क्या जानने के लिए गया होगा? उस बक्से में और भी ढेर सारी जानकारी थी, लेकिन काम की जानकारी कोई भी नहीं थी। अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स, भूत, प्रेत, उनकी जानकारी से पन्ने भरे पड़े थे। ऐसी जानकारी मेरा दोस्त पहले भी जुटाता रहता था। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कई कड़ियां मुझे जुड़ी हुई लग रही थीं। तो मैं उस घर से बाहर आ गया और सोच में पड़ा हुआ कि अब मैं शुरुआत कहाँ से करूं? अपने पिता से बात करूं या दोबारा यहाँ पर आऊं और इस हारल्ड केस के बारे में जानने की कोशिश करूं किसी खास से? मुझे लगा मुझे वो किताब अच्छे से पढ़नी चाहिए जो मेरे पिता के स्टडी रूम में थी। रात के वक्त छिपकर अपने पिता के स्टडी रूम में घुस गया मैं। उस किताब के जितने पन्ने थे उन्हें पढ़ना चाहता था, लेकिन पहला पन्ना भी पूरा नहीं पढ़ा। मेरे पिता को पता नहीं कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और दरवाजे को खोलकर वो मुझे देख रहे, और पहले 5 मिनट मुझे पता ही नहीं चला। फिर मेरे पिता अंदर आ गए और कहने लगे, तुम इस किताब को क्यों पढ़ रहे हो? बताओ बताओ, तुम इस किताब को क्यों पढ़ रहे हो? तो मैंने अपने पिता को पूरी जानकारी दे दी कि मैंने क्या क्या जाना है, और मेरे पिता का यही कहना था, तुम्हें यह नहीं जानना चाहिए था। मैंने पूरी कोशिश की तुमसे ये छिपाने की, लेकिन तुम आखिरकार घूम फिर कर वहीं पर आ गए जहां पर मैं भी आ गया था। मेरे पिता ने जब ये कहा, मैं सोचने को मजबूर हो गया और मैं जानना चाहता था आखिर मैंने ऐसा क्या जान लिया है जो वो छिपाना चाहते थे। और फिर मेरे पिता ने जानकारी दी। इस किताब में जो शिकार और शिकारी की जानकारी दी गई है, भूत, प्रेत, पिशाच, छलावे, ऐसे अलग अलग तरह के कई जीव हैं, कई शक्तियां हैं। ये शिकार हैं और हम शिकारी। हमेशा से हमारा परिवार इनका शिकार करता आया है, लेकिन मुझे लगा था मैं ये काम दोबारा करना नहीं चाहूँगा, इसीलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, इसे छिपा कर रखना चाहता था। लेकिन हमारे इस शहर में समय समय पर ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। मैं अपने पिता के साथ यहाँ के काफ़ी ज़्यादा ऐसी शैतानी शक्तियों वाले जीवों को ख़त्म कर चुका था, और मुझे लगा था वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन वो दोबारा आने लगे। अब फिर से वैसी घटनाएं होने लगी हैं जैसी पहले हुआ करती थी। हमने सभी शैतानों को बे एरिया के बिल्कुल दूसरी तरफ कैद ही कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर भी वैसी घटनाएं दोबारा शुरू हो गई हैं। और अब मुझे लगता है तुम्हें यह सच जानना होगा कि हम शिकारी हैं, और हमारा परिवार हमेशा से इनका शिकार ही करता रहा है, और अब तुम्हें भी शिकार की वो नीति सीखनी होगी।
वो रात मेरे पिता ने मुझे सोने के लिए कह दिया, लेकिन अगली सुबह 6 बजे उठाया उन्होंने और कहा चलो बैकयार्ड में पीछे वाले उस हिस्से में चलते हैं। मेरे पिता हमेशा कहा करते थे पीछे कबाड़ पड़ा है, उस तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब खुद मुझे उस तरफ लेकर जा रहे थे क्योंकि पीछे जंगली इलाका था। वहां से निकालकर उस जंगली इलाके में लेकर गए, तालाब के पास वाली वो जगह। सपाट सा मैदान था और मेरे पिता वहां मुझे सिखाने लगे कौन सी शक्ति की कमजोरी क्या होती है, एक चुड़ैल की कमजोरी क्या होती है, एक प्रेत की कमजोरी क्या होती है, छलावे क्या होते हैं और कितने तरह के मॉन्स्टर्स होते हैं, किसे लोहे से साधारण तरीके से हराया जा सकता है और किसके लिए तंत्र विद्या की जरूरत पड़ती है, कैसे कैसे सिंबल कैसी कैसी ताकतों को रोकने के लिए होते हैं। और सुबह 3 घंटे उन्होंने मुझे सिखाया और कहा कल भी यही सब होगा। मेरे पिता लगातार 1 महीने तक मुझे सिखाते रहे और छोटी गलती पर मुझे मारते। हमेशा से मेरे पिता ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया था, अब उठा रहे थे और उनका मानना था यहां अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हें छोटी मोटी सजा नहीं मिलेगी, हो सकता है सीधा तुम्हें मौत मिले। इसीलिए अगर मैं तुम्हें पीट रहा हूं तो सबक सिखाने के लिए पीट रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। और पिता का प्यार भले ही मारपीट में था लेकिन मुझे नजर आ रहा था। और आखिर में उन्होंने मुझे छाया चक्र के बारे में बताया। छाया चक्र जो कि हारोल्ड के गायब होने के पीछे था, उससे कैसे बचना है जब उन्होंने मुझे सिखाया। धीरे धीरे पहले जो डर लगा करता था अब खौफ में बदलने लगा, दुगना डर। इतने ज्यादा ताकतें होती हैं, इतने मॉन्स्टर होते हैं। मेरे पिता जो मुझे कहा करते थे ये सब नहीं होता, अब वो कह रहे हैं सब कुछ होता है। इसीलिए मैं ज्यादा डर रहा था, लेकिन बचने के तरीके भी जानता था, अपने बारे में भी जानता था कि जब मुझे डर लगता है हाथ पांव फूल जाते हैं, कुछ नहीं होता मुझसे, मैं कमजोर हूं। फिर मेरे पिता ने उसी स्टडी रूम में पुरानी अखबारों के टुकड़े निकालने शुरू किए। उन्होंने कहा मैं भी काफी कुछ भूल चुका हूं, अगर सच में तुम अपने दोस्त को ढूंढना चाहते हो शायद उससे कोई जानकारी मिले। मेरे पिता को एक खास काम था, लेकिन उन्होंने मुझे ढूंढने के लिए लगा दिया। वो पुराने अखबारों के टुकड़ों में एक नोटिस करने वाली चीज थी, एक लाइन पुरानी किताबों में, न्यूज़ चैनल्स में, हर जगह लिखी गई थी कि जो गायब होते हैं उन्हें अंडरग्राउंड ले जाया जाता है सबसे पहले। ये बार बार लिखा गया था और जब मैंने ये अपने पिता को बताया, मेरे पिता कहने लगे हाँ उस समय भी ऐसा हुआ करता था, जो गायब हो जाता है उसे अंडरग्राउंड ले जाया जाता है और वहां से निकालना पड़ता है उसे, तभी वो बच पाता है, वरना वो कैदी बनकर रह जाता है। मेरे पिता मुझे ये नहीं बता रहे थे कि उन्हें कौन सा खास काम है जो वो मेरी मदद तक नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उन्हें शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। और उनका कहना था देखो जब तक मैं वापस नहीं आता गैरी को ढूंढने की कोशिश मत करना, ऐसा ना हो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए, इसीलिए जानकारी जुटाते रहना और जब मैं वापस आऊं तभी कुछ करना। मेरे पिता जा चुके थे, लेकिन मुझे इतनी जानकारी दे चुके थे कि मैं कुछ ना कुछ नया कर सकता था। शाम तक मैं सोचता रहा और अब तो अंदर डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था और मुझे लगा मुझे उस कब्रिस्तान में एक बार तो देखकर आना चाहिए। इतनी नई जानकारी मिली है मुझे, कुछ ना कुछ काम का तो होगा ना। और वैसे भी मुझे लगता है मेरा दोस्त गैरी अंडरग्राउंड टनल्स में है। इसीलिए मैं पहुंच गया उस कब्रिस्तान में। फुसफुसाहट की हल्की हल्की आवाज़ें मुझे परेशान ज़रूर कर रही थी, लेकिन अब मैं जानता था अगर कोई मेरे सामने आया उसे रोकना कैसे है। लोहे के हथियार मेरे पास थे, तांबे के हथियार मेरे पास थे, मेरे पास वो पवित्र पानी भी था, तो ऐसी किसी ताकत से मैं लड़ सकता था, लेकिन अनुभव नहीं था मेरे पास। फिर मैं उसी कब्र के पास पहुंचा जहां पर वो निशान बना हुआ। पक्का था ये मेरे दोस्त ने बनाया है, लेकिन अगर मेरे दोस्त ने ये निशान बनाया तो यहां से वो कहां गया। फिर मैंने थोड़ा आगे देखा
पेड़ के पास एक और वैसा ही निशान। पहले मैं इस तरफ आया ही नहीं और ये कोई कब्र नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर एक स्लैब रखी गई हो, जिसे थोड़ा धक्का दिया मैंने तो मुझे नीचे जाने वाली सीढ़ियां नजर आईं। अंडरग्राउंड टनल्स में जाने का रास्ता। और अब मुझे पक्का हो गया था मेरा दोस्त इस स्लैब को हटाकर नीचे गया होगा। यकीनन मैं जानता हूं वो क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। एक कोशिश की होगी उसने। उसे कुछ ऐसा पता लगा होगा जिसे जानने के लिए वो अंडरग्राउंड गया होगा, या कोई उसे अंडरग्राउंड ले गया। ये सच जानने के लिए मुझे खुद अंडरग्राउंड टनल्स में जाना होगा। लेकिन क्या मुझे अपने पिता का इंतजार करना चाहिए या अकेले चले जाना चाहिए? मैं सीढ़ियों से उतरकर जब नीचे जाने लगा, दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। और इन फुसफुसाहट की आवाज़ों के बारे में उस किताब में कुछ नहीं लिखा गया था। यानी ये जो फुसफुसाहट की आवाज़ें दीवारों से आ रही है ना, ये कुछ भी हो सकती हैं। आगे कुछ भयानक भी हो सकता है। इसीलिए मेरी टांगें लड़खड़ाने लगी और मैं उन टनल्स के अंदर जाने से खुद को रोकने लगा। मैं बाहर आ गया। स्लैब को मैंने ऊपर रख दिया। फिर मैं घर आ गया। भले ही घर आने के बाद मैं कायरता का एहसास कर रहा था, लेकिन इसमें समझदारी भी थी। मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। सामने कौन आ जाए मुझे क्या पता, और वो मुझे भी वहीं पर कैद कर ले। फिर मैं क्या करूँगा? मुझे शायद अपने पिता का इंतज़ार करना चाहिए। और किस्मत थी, रात के वक्त मेरे पिता आ गए और कहने लगे, अगली सुबह हम उन सुरंगों में जाएंगे। अगर सच में गैरी वहाँ पर है तो उसे बचाने का जिम्मा हमारा है। हमारा परिवार हमेशा से ऐसा ही करता आया है। हम शिकारी रहे हैं और हमेशा अपने शिकार को ढूंढते रहे हैं। शिकार ऐसी काली ताकतें ही होती हैं। अगली सुबह मैं अपने पिता के साथ था। हथियार हमारे पास थे। मैं नमक लेकर आया था, लोहे के हथियार लेकर आया था, इसी के साथ पवित्र पानी। और मेरे पिता ने मुझे कुछ खास शब्द सिखाए थे। अगर किसी ऐसी काली ताकत से सामना हो जाए, इन शब्दों का इस्तेमाल करना है, जिससे वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। और हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करना। वो भले ही जितने भी ताकतवर हों, लेकिन उन्हें भी नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर वो एक शरीर बना चुके हैं, इतनी जल्दी उस शरीर से बाहर नहीं निकल सकते, तो उन्हें भागना पड़ता है इंसानों की तरह ही। और ये उनकी कमज़ोरी होती है। तब वो बड़ी आसानी से हराए जा सकते हैं दिमाग से। स्लैब को हटाया हमने, सीधा सीढ़ियों के सहारे नीचे जाने लगे। उस दीवार से जब फुसफुसाहट की आवाज़ें मेरे पिता ने सुनी थी, मैंने अपने पिता को कहा, ये वही आवाज़ें हैं। ये आवाज़ें मुझे सुनाई दिया करती थी, कब्रिस्तान से आ रही होती और मैं इससे डरा करता था। मेरे पिता ने कहा, मैंने ये आवाज़ें पहली बार सुनी हैं। बड़ी अजीब आवाज़ें हैं। मुझे लगता था कि कोई ना कोई प्रेत होगा, साधारण, जो कब्रिस्तान में होगा और तुम्हें डराता होगा। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये साधारण प्रेत नहीं है, ये कुछ और है। देखो, काले रंग की ये जड़ें कैसे दीवारों से बाहर निकली हुई हैं और हिल रही हैं। शायद इन सुरंगों में कुछ ऐसा पनप रहा है जो ज़्यादा ताकतवर है, और ऐसी किसी ताकत का सामना मैंने भी कभी नहीं किया है। जब नीचे वाली सुरंगों तक हम पहुंच गए, नीचे वो दीवारें फुसफुसा रही थीं, गैरी का नाम। गैरी यहाँ है। गैरी की तलाश कर रहे हो ना? गैरी यहाँ है। दीवारें हमें रास्ता दिखा रही और मेरे पिता ने कहा, इनकी बातों पर यकीन मत करो, ये बहका रहे हैं। ये जो भी है, काली ताकतें कभी मदद नहीं करती। ढूंढने की कोशिश करो। मैप हमारे पास था और हम उस जगह पहुंचे जहां इतिहास में भी ऐसी घटनाएं हुई थीं, लेकिन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया गया। तो वहां ऐसी घटनाएं नहीं हो रही थीं। अब दोबारा वैसी घटनाएं होना शुरू हो गई हैं, तो यही वो जगह होगी। जब हम वहां पर पहुंचे, वहां काले रंग के पत्थर भरे पड़े थे और एक तरफ बना हुआ पिंजरा, और उस पिंजरे में बैठा हुआ गैरी। गैरी की आंखें काली थीं और वो अपना नाम फुसफुसा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के वश में हो। हम दोनों गैरी के पास गए। उस पिंजरे को खोलना असंभव के समान था। वो लोहे का पिंजरा नहीं था, लकड़ी का पिंजरा था,
लेकिन लकड़ी ऐसी थी जो गोल गोल घूम रही। ऐसा लग रहा जैसे वो लकड़ी साधारण लकड़ी नहीं बल्कि किसी पेड़ की जड़ हो जो अपने आप आकार भी बदल रही है और उसे काटने से कोई खास फायदा नहीं हो रहा। वो अपने घाव भर रही थी। ऐसी लकड़ी जिसे काटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, तो गैरी को उस पिंजरे से बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यह सवाल जब अपने पिता से मैंने पूछा था तो इसका जवाब मेरे पिता ने नहीं दिया। किसी और की आवाज आई थी। एक बूढ़ा आदमी जिसके काले बाल थे बहुत लंबे, लेकिन उसके बाल पूरे शरीर पर और झड़कर नीचे गिर रहे, हंसने लगा था और उसने अपना नाम बताया, हेराल्ड। ये वही मेयर था 100 साल पहले शैतानी ताकतों से मिलकर काम कर रहा और उन्हें लोगों की बलि दे रहा। माना जाता था कि वो मरा नहीं है, अब शायद वो वापस आ गया है। मेरे पिता ने आगे होकर उससे सवाल पूछा, कौन हो तुम? और उसने हेराल्ड कहकर जवाब दे दिया। तब मेरे पिता कहने लगे, यह बहुत ताकतवर था, लेकिन इतने समय ये चुप कैसे था? मेरे पिता ने हल्की सी आवाज में कहा था, लेकिन उसे मेरे पिता की आवाज कैसे सुन गई पता नहीं चला, लेकिन सामने से उसने जवाब दे दिया। 100 साल लगे मुझे, दोबारा अपना शरीर बनाने में 100 साल लगे हैं, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। अब वो काम करूंगा जो काली ताकतें यहां पर करवाना चाहती हैं। यह शापित जगह है और शाप कभी खत्म नहीं हो सकते, लेकिन तुम उसी घराने से हो, उसी परिवार से हो जो हमारा शिकार करता है। अब नहीं, तुम दोनों आखिरी वंशज खत्म हो जाएंगे तो वंश भी खत्म हो जाएगा। शिकारी नहीं रहेंगे तो शिकार ही शिकारी बन जाएगा, लोगों का शिकार होगा। मेरे पिता ने कहा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा दोबारा हो ही नहीं सकता। तुम्हारा भी अंत होगा और बाकी जो शैतानी ताकतें अपने आप पनपती रहती हैं उनका अंत भी हमारा परिवार हमेशा करता रहेगा। फिर वो हंसने लगा और उसके शरीर से ऐसे जीव निकलने लगे जो कभी देखे ही नहीं थे। कुत्ते जैसे दिखने वाले वो जैसे तारकोल के बने काले काले जीव हमें काटना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता समझदार थे। नमक को बिछा दिया और नमक पर पांव पड़ते ही वो पानी के रूप में बदलने लगे। पानी, साधारण पानी। तब वो सामने से गुस्से में आ गया और उसके शरीर से काले रंग के चमगादड़ निकले जो उड़ सकते थे, और नमक का उन पर कोई असर नहीं होता क्योंकि नमक को फेंकने पर नमक नीचे गिर जाता और वो हमला ऊपर से कर रहे थे। मेरे पिता ने चंदन की लकड़ी जलानी शुरू कर दी और उसके धुएं के पास वो चमगादड़ नहीं आ पा रहे थे। तब मेरे पिता मुझे सिखा भी रहे थे, देखो दिमाग का इस्तेमाल करो, चंदन का धुआं इन्हें दूर करता है, बाकी नमक से इन्हें दूर किया जा सकता है। यहाँ चंदन की लकड़ी के ऊपर नमक लगा हुआ है जो जल रहा है और इन्हें दूर रख रहा है। जो धुएं के करीब आएंगे वो मारे जाएंगे, लेकिन ये हेराल्ड ये रुकने वाला नहीं। हमें गैरी को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालना होगा। हमें कुछ सोचना होगा, वरना ये हमारे साथ भी यही करेगा और इसके वश में आने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसे करीब मत आने देना। और सामने से हेराल्ड अपने चमगादड़ों को मरते हुए देख कहने लगा, मुझसे सौदा कर लो, मेरे साथ हाथ मिला लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, और अगर तुम हाथ मिला लोगे तो मुझे खत्म करने वाला यहाँ कोई नहीं होगा। शिकारी और शिकार जब मिल जाएंगे तो बाकी सब शिकार बनेंगे और हम शिकारी, हम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मेरे पिता उसे जवाब दे नहीं पाए, लेकिन मैंने दिया। शिकार और शिकारी एक नहीं हो सकते, ये कुदरत का नियम है। जब शिकारी शिकार करता है तभी संतुलन बना रहता है, वरना शिकार की जनसंख्या बढ़ने लगेगी तो यहाँ कुदरत सही तरह से चल नहीं पाएगी, तो तुम्हारा अंत तो होगा ही। हम शिकारी हैं और तुम शिकार। अब हेराल्ड गुस्से में आ गया था क्योंकि हमने उसे मना कर दिया और वो उस भयानक रूप में आया और हमें मारने की कोशिश कर रहा।
वो धुएं के समान बन गया था। उसका एक शरीर नहीं था जिसे हम नुकसान पहुंचा पाते। ना लोहे से उसे मारा जा सकता था, ना नमक से उसे दूर भगाया जा सकता था, ना ही पवित्र जल उसके ऊपर छिड़का जा सकता था, क्योंकि धुएं के ऊपर अगर आप पानी छिड़कने की कोशिश करें तो पानी नीचे गिर जाएगा। वो हमारे पीछे ही था, दीवारों को तोड़ने में लग गया। हमें बचने देना नहीं चाहता था। अगर हम सुरंगों से बाहर निकलते, शायद दोबारा यहां पर आते और अगली बार उसे हरा देते। वो हमें यहां से जाने देना नहीं चाहता था, लेकिन हम गैरी को बाहर निकालना चाहते थे। इसीलिए उसने जब पंजों से वार किया, हम उस पिंजरे के बिल्कुल आगे थे। उसके पंजे के कारण वो पिंजरे की धज्जियां उड़ गईं। अगर हम आगे होते तो हमारा हाल भी वही होता, लेकिन गैरी को हमने बाहर निकाल लिया। उसकी आंखें अब भी काली थीं, लेकिन वो हमारी बात मान रहा था। हमारे पीछे पीछे आने लगा और हम उसे सुरंगों से बाहर निकाल देना चाहते थे। किसी तरह हम उसी दरवाजे तक पहुंचे, वो स्लैब तक। लेकिन उस स्लैब को हेराल्ड ने बंद कर दिया और सीढ़ियों पर खड़ा होकर कहने लगा, यहां से बाहर निकलने का रास्ता बंद। अब कहां तक भागोगे? पीछे वाला रास्ता भी बंद है, ये वाला रास्ता भी बंद है। बाहर अब तुम निकल नहीं सकते। यहीं पर तुम्हारी कब्र बनेगी। ऊपर कब्रिस्तान है ना, तो नीचे तुम्हारी कब्र बन जाएगी जिसका किसी को पता तक नहीं चलेगा। मेरे पिता के पास जो भी तरीके थे सभी नाकाम हो चुके थे, इसीलिए अब ऐसा लगने लगा था हम उससे जीत नहीं सकते। वो धुएं वाले उस आकार में था। लेकिन तभी मेरे दिमाग में वो बात आई जो शिकार और शिकारी किताब के आखिरी पन्ने पर लिखी हुई थी, आग हर किसी को नष्ट कर देती है, चाहे वो इंसान हो या शैतान हो। बस फिर क्या था, मुझे लगा आग से इसे भी रोका जा सकता है। इसीलिए मैंने फिर से आग जलाई उस चंदन की लकड़ी पर, लेकिन धुआं करने के लिए नहीं। उसे लगा मैं धुआं करने वाला हूं और धुएं को धुआं कैसे रोक सकता है। लेकिन जब मैंने जलती हुई लकड़ी उस धुएं के बीच कर दी, वो आग से जल रहा था। भागने लगा आगे आगे। फिर क्या, मेरे पास एक लाइटर था जिसे तोड़कर मैंने आग लगाई। फिर वो एक कोने में था और हर जगह हमने आग ही आग लगा डाली थी। लकड़ियां बहुत सारी थी, पुरानी घुन लगी हुई वो लकड़ियां जिसे जलाया जा सकता था। कब्रिस्तान के इस हिस्से में जो अंडरग्राउंड था, हमने आग से धू धू कर दिया और हेराल्ड को भी आग लगी, जलने लगा। जब वो जल रहा तो उस शरीर में आया जो उसका था। उसे हम खत्म कर सकते थे क्योंकि अब वो कमज़ोर हो गया था आग के कारण। पवित्र जल उस पर छिड़का, नमक भी छिड़का और लोहे से उसकी गर्दन को उसके धड़ से हमने अलग कर दिया। उसका शरीर अलग अलग रूप में बदल बदल कर खत्म हुआ था। पहले वो लकड़ी बना, फिर मांस का टुकड़ा, फिर पानी का हिस्सा, फिर धुआं, कई हिस्से बदले, फिर वो गायब। और ऐसे हेराल्ड का अंत हुआ जिसने शैतानी शक्ति से सौदा करके ये ताकत पाई थी। आखिरकार उसका अंत हुआ और हम गैरी को लेकर उस कब्रिस्तान की स्लैब को हटाकर बाहर निकल चुके थे। रोशनी में पहुंचते ही गैरी बिल्कुल जैसे ठीक हो गया। धूप आंखों में पड़ी और वो सब कुछ देख पा रहा था। टनल का वो हिस्सा जमीन में धंस चुका था और ऊपर छेद सा बन गया। लोगों को इसके बारे में जरूर पता लगेगा, ये मैंने अपने पिता को कहा था। लेकिन फिर मेरे पिता ने कहा, यहाँ पर एक संस्था काम करती है जो इन चीज़ों को छिपाने की पूरी कोशिश करती है। मैं उनसे बात करूँगा और इसे भी छिपाने की पूरी कोशिश होगी। अगले दिन न्यूज़पेपर में ये खबर आई थी कि गैस लीकेज के कारण नीचे ज़मीन के कुछ धमाका हुआ और एक छेद बन गया। ऐसे पूरी की पूरी कहानी को कवर अप कर दिया गया और गैरी, जो कि अपने घर से भाग चुका था, वापस आ गया। ऐसे इस पूरी की पूरी कहानी को साधारण रूप दे दिया गया। लेकिन गैरी अब जान गया था मेरी सच्चाई, क्योंकि उसे तो बताना ही पड़ा। वो भी ये चीज़ पहले से ढूंढ चुका था, बस हमारे परिवार के बारे में नहीं जानता था।
यही जानने के लिए वो उस सुरंग के पास पहुंचा था। वहां से उसे अगवा कर लिया था हेराल्ड ने। इस तरह रात के वक्त गैरी की आंखें काली हो गईं उस दिन। वो फुसफुसाने लगा था और मेरे पिता ने कहा था, हेराल्ड भले ही खत्म हो गया है, लेकिन ये अभी उसके वश में है। समय लगेगा, ये उसके वश से बाहर निकल जाएगा। इसके लिए हमें कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल हर रात इसके सर के ऊपर करना होगा। 10 दिन लगेंगे और ये ठीक हो जाएगा। 10 दिन बाद सच में वो ठीक हो गया। अब मैं उसी कब्रिस्तान के आगे से गुजरता हूँ गैरी के साथ और मुझे डर नहीं लगता। लेकिन एक रात 8 बज चुके थे क्योंकि फेयरवेल पार्टी थी स्कूल में। वापस आते वक्त रात के 8 बजे उसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते वक्त फिर से मुझे फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी थी। फिर से मेरी टांगें कांपने लगी थीं। मुझे लग रहा था फिर से कुछ ऐसा हो रहा है। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत पहली बार मुझे कह रही, तुम्हें रुकना होगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये फुसफुसाने की आवाज़ किसी प्रेत की नहीं थी। क्या फिर से वो शुरू हो गया है जिसका हमने अंत किया था, या ये काली ताकत फिर से उठने को तैयार है, फिर से एक नया शिकार बनेगा? और क्या मैं अपने पिता के साथ वो शिकारी बन पाऊंगा जो हमेशा से इन्हें रोकते रहे हैं?